तो पहला रिएक्शन हमने देखा यहाँ पर O बॉन्ड H ब्रेकिंग टाइप रिएक्शन। हमने अल्कोहल में दूसरा एक टाइप रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद है, C बॉन्ड O ब्रेकिंग, R मतलब C है, C बॉन्ड O ब्रेकिंग, याद है ना आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला वाला जो O बॉन्ड H ब्रेकिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कौन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? होगा क्या? होगा? होगा? कितने लोग बोलते होगा? अच्छा, कितने लोग बोलते नहीं होगा? अपना क्या है बोलना, जो सबके साथ अपन वो सबके साथ। बाकी लोग देखो, आप खुद सोचो कि आपको आंसर क्यों नहीं आ रहा, हालांकि ये कंसेप्ट आपको मालूम है, कल भी उसका एक छोटा सा रिलेशन में कंसेप्ट देखा अपन ने, कल ही हुआ। तो ये प्रॉब्लम देखो, सीरियसनेस, अपनी फील्ड में आप सीरियस हो जाओ। देखो, दीन अपने को इतना जबरदस्त गाइड करता। एक छोटी सी हदीस में आपको बताता, छोटी सी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की हदीस है, जा रहे थे, एक आदमी जानवर जुबा कर रहा था। जब जानवर जुबा कर रहा था, जानवर को जुबा करने के बाद उसकी जो स्किन निकालते हैं ना, चमड़ी, उसकी चमड़ी को छुरी से निकाल रहा था। बकरा, दुम्बा था, दुम्बा, आपको पता है ना, बड़ा जानवर छोटे जानवर में फर्क होता है। बड़े जानवर को छुरी से आप निकाल सकते हैं, हाथ से नहीं जमता है, लेकिन छोटे जानवर को हाथ से निकालना पड़ता है चमड़ी। तो वो छुरी से निकाल रहा था ऐसे मार के, जिससे क्या हो रहा था, कभी गोश्त लग जाता था चमड़ी को, कभी चमड़ी फटकर लग जाती थी गोश्त को। अल्लाह के रसूल ने उसको कहा, रुको रुको, ऐसे नहीं करते, मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, उस जानवर को, दुम्बा या बकरा जो था, उसके पैर के पास छोटा सा कट लगाया, उसमें पानी डाला और अंगूठे से उसको ऐसे आगे रगड़ते हुए, आपने देखा हो किस तरह से निकालते हैं जो एक्सपर्ट रहते हैं, ऐसे निकाला स्पीड से, पूरा चमड़ा अलग, टेक्निक। फिर आपने उस आदमी से कहा कि कोई भी काम को उसके हुस्न खूबी से करो, क्वालिटी से करो, क्वालिटी, बस करना है बोल के मत करो। तो हमारा मजहब हमको जानवर की चमड़ी जो निकाल रहे उसमें भी हुस्न खूबी से, मतलब कुर्बानी भी करो तो हुस्न खूबी से करो सिखा रहा है, क्वालिटी वर्क। तो दूसरे मामले में क्यों नहीं गाइड करेगा? तो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वालिटी पढ़ाई करो, उसके पूरे हक के साथ, पूरा टाइम देकर। टाइम पास को नहीं पढ़ना, जैसा आजकल फैशन हो गया है पढ़ना। आप देखो बच्चे, स्टूडेंट कैसे आते हैं, एक से एक ड्रेसिंग, रोजाना नया ड्रेस, रोजाना नया ड्रेस, चमचमाते हुए कपड़े, शूज एकदम चाहिए भारी सब में, है ना, वॉच चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, अपने को आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए। ऐसा लगता है कि ये बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं आया, इसको क्लास 1 ऑफिसर है, जॉब वॉब लग गई इसको, बहुत पेमेंट है इसकी, शायद इतना खर्चा कर रहा है ये। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स खर्च करते हैं लेकिन बुक्स पर, नॉलेज पर, टीचर पर, यानी ट्यूशन कोचिंग जो है, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो। अपने पास तो स्कूल से ही पहले खड्डे रहते हैं। स्कूल की फीस ही नहीं भरते, शुरुआत वहीं से होती, तो बच्चे को भी वैल्यू समझ में आती। अब्बा ने 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरे, मतलब स्कूल कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन जब उसको लगता है कि अब्बा अपनी कुर्बानी देकर स्कूल की फीस भर रहे हैं, तो बच्चे को समझ में आता है कि यार ये पढ़ाई की कुछ तो भी वैल्यू है, जो नो घर की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट छोड़कर भी फीस पहले पे कर रहे हैं। तो ना बड़ों को, हमारे, मैं सबको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, माशाल्लाह कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और किसी की मजबूरी है, लेकिन दिल में उनके रहता है कि पैसा आएगा, तो कभी कभार मजबूरी की वजह से खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका नियत रहती कि अगर पैसा रहता तो मैं ये बुक लेता था, अगर पैसा रहता तो मैं पहले पे करता था कोचिंग को, स्कूल को। तो इम्पोर्टेंस, आप किधर जा रहे हैं ज़रा देखो। हाँ, आपका सेटअप है बिजनेस, वेल सेटल्ड बिजनेस है, आपको घर वालों ने बोल दिया बेटा सिर्फ जस्ट तो पढ़ाई कर पास हो गया तो चलेगा, तो अलग बात है। लेकिन रियल में आपको कुछ करना है, क्वालिटी वर्क, और ऐसे मत करो, वैसे ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, घर वालों ने बोले बस जस्ट करना है तो ऐसे मत करो, उसके बजाय रियल बिजनेस करना है तो पूरा बिजनेस में आपका दिमाग डालो, उसमें और आगे जाएंगे आप।
टाइम पास को पढ़ाई मत करो, थोड़ा वक्त दो, ये चीज़ भी आपको आगे ले जाएंगी इंशाल्लाह आगे। थोड़ा सीरियसनेस। और दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है दिल पे लिया तो। और दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है अगर दिल पे नहीं लिया तो। समझे? तो दिल पे लो, फुल फोकस करो क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, मैंने बताया था हालांकि आपको ये रिएक्शन नहीं होती है, कल ही हुआ अपना, कल ही मैंने आपको बताया, बिकॉज यहां पर जो है ये रेजोनेंस में है। कहां पर है ये? रेजोनेंस में है, मैंने बताया था आपको, कल देखा ना हमने। ये कंटिन्यू मूव होते रहेगा, ये आ गए पाई बॉन्ड इधर, ये लोन पेयर है, ये बन गया बॉन्ड और ये बन गया ये पाई बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर पाई बॉन्ड आता है तो डीलोकलाइजेशन होता है। अल्टरनेट एक छोड़कर एक, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो जब भी अल्टरनेट पर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जिसको बोलते हैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड आएंगे तो डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन बनते हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन। देखते जाओ, सिंपल है एकदम। फिर इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। और अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज शिफ्ट होते रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां निगेटिव चार्ज आता है। ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, वापस से वही स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहता है, जिसको शो करते हैं ऐसे, कंटिन्यू मूव होते रहता है। यहां के 2 इलेक्ट्रॉन और 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और यहां के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते रहते हैं। कंटिन्यू मूवमेंट, जिसकी वजह से यहां पर जो नेचर है इस बॉन्ड का बन जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या नेचर बन जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड, इनकम्प्लीट डबल बॉन्ड नेचर, जिससे वो स्टेबल है, स्ट्रांग है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। जबकि अल्कोहल में ये आसानी से ब्रेक होकर दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये नहीं देगा ना, रेजोनेंस की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग बन गया। तो OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली, समझा? और OH एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है, उसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे Cl को रिप्लेस किए थे अपन ने बेंजीन रिंग पे से, याद है क्या? OH को लाकर Cl निकाला था हमने हेलोअल्कीन्स में, ठीक है। लेकिन इसको बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं मिलता है। इसकी जगह यहां पर लिया जाता है एक इलेक्ट्रोफिलिक, अभी हमने पढ़ा कौन सा, ये यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पर? पहला जो टाइप था O बॉन्ड H ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट OH। कहां पर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एट OH। लेकिन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां का भी H जा सकता है, कहां का? ऑर्थो पे का H या फिर पैरा पे का H। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। तो ये H भी रिप्लेस हो सकता है ऑर्थो एंड पैरा का। ये जो OH था OH वाला था, सॉरी ये जो H था कौन था? OH वाला था। अब जो H रिप्लेस होगा कौन सा है? ऑर्थो वाला या पैरा वाला। तो अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH के पास भी मिलता है और ऑर्थो पैरा पे भी मिलता है। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। 2 पोजीशन को ऑर्थो, 4 पोजीशन को पैरा। तो हमको ये वाली रिएक्शन अब मिलेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा। और ये ऑर्थो पैरा पर क्यों देता है, इसका रीजन भी हमने पढ़ा था। रिंग पर जो OH लगा है वो यहां पर रिंग पर कौन है? डोनेटिंग ग्रुप। कौन है ये?
जब भी रिंग पर ऐसा ग्रुप आता है जिसके पास लोन पेयर है या मिथाइल अल्काइल ग्रुप आता है, सो दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पर आता है तो 2 and 4 यानी ऑर्थो एंड पैरा पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। चलो एग्जाम्पल, जनरल रिएक्शन बताता हूं मैं। एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ले रहे हैं हम Cl2 Fe के प्रेजेंस में या AlCl3 के प्रेजेंस में। ये AlCl3 के प्रेजेंस में आ गया है। AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होता है, ये Al जो है हाईली पॉजिटिव है। ये यहां के Cl के पास लोन पेयर होते हैं, याद है ना आपको, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। Al इस Cl को अट्रैक्ट करेगा। ये कौन है, लेविस एसिड। कौन है ये, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। Al के साथ कितने बॉन्ड है, 3। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 कंप्लीट नहीं है ना, तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। जिससे क्या होगा, यहां का बॉन्ड भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, ये Al अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये उस तरफ भागेगा ना, जिससे इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है Cl+। क्या तैयार होता है, इधर ये कंपटीशन चल रहा है। दूसरा इधर ये जो पाई बॉन्ड है, मैंने अभी बताया ना आपको, ये लोन पेयर जब इधर आता है तो पाई बॉन्ड इधर जाता है ना, तो इधर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो इधर यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसको अपन शो नहीं करते। एक हाइड्रोजन वहां बैठा हुआ है जिसको शो नहीं करते। ये आया Cl+। कहां से आया Cl+, ऊपर से। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये AlCl3 इस Cl को लेकर चला गया, तो क्या बन गया, AlCl4। क्या बन गया, ये AlCl4। क्या बन गया, ये AlCl4। ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस। क्यों, Cl माइनस साथ में आ रहा है ना। अरे भाई Cl माइनस साथ में आ रहा है तो ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। और ये Cl इलेक्ट्रॉन देकर आ रहा है, इसलिए क्या बनेगा, प्लस। असल में यहां पर बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता क्या बनता है, प्लस, और जो लेकर जाता है वो माइनस, इसलिए वो माइनस बना, ये प्लस बना। समझा, ध्यान से देखो, नए लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से। फिर इधर क्या हुआ, लोन पेयर इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर आगे भागा, तो यहां पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा, तो देखो नए बच्चे जो है नए चैप्टर का इंतजार करना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से चल रहा है। ये बॉन्ड चला गया था ना इधर, हाँ, अब ये माइनस आ गया इस पर, ये आया इधर, ये गया आगे, तो इस पर चार्ज क्या आया, माइनस। इसने किया इसके ऊपर अटैक, तो Cl से कनेक्ट हो जाएगा ये। अरे बोला ना, कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड लॉस हुआ है ना, इसको वापस रिकवर कैसे करते हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन बोलता है दोनों इलेक्ट्रॉन तुम रख लो और तुम्हारा पाई बॉन्ड वापस बना लो। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो और पाई बॉन्ड क्या करो, वापस से बना लो। और ये जब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, मतलब फिर से बन जाएगा वही स्ट्रक्चर, फिनॉल जैसा का वैसा। ये देखो फिनॉल जैसा का वैसा। यहां से कौन गया,
H ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बाहर H प्लस बन के गया और यहां Cl आकर बैठ गया। समझा क्या? तो ये पूरे उस मैकेनिज्म में आप देखो Cl प्लस आ रहा है और H प्लस जा रहा है। प्लस वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। Cl प्लस आ रहा है, H प्लस तो क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बोलेंगे ठीक है, ऑर्थो पर कैसे आ गया, समझ में आ गया, पैरा पे कैसा? तो मैंने आपको बताया ना, रेजोनेंस में जो निगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे भी तैयार होता है और तो जब पैरा पे तैयार होगा और ये Cl पर अटैक करेगा तो Cl यहां आएगा ना। समझा आपको? तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी जिसको मैकेनिज्म नहीं समझा, जो नए स्टूडेंट है, उनको हो सकता है नहीं समझाऊंगा, 90% चांस है, लेकिन पुराने वालों को समझ में आ गया होगा। तो अभी नए लोग सिर्फ ऐसा याद रखने का कि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे किसका? Cl2 का लेविस एसिड के प्रेजेंस में, तो Cl2 में से यहां से H जाएगा, Cl आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन मतलब 2 पोजीशन। तो H गया यहां से एक Cl को लेकर, क्या बन गया? HCl। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहां भी आ सकता है। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पे क्लोरो और एक पैरा पे क्लोरो। तो ये 1 2 2 पे जब आता है तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। और 1 2 3 4 पे जब आता है तो क्या बोलते हैं? पैरा क्लोरोफिनॉल। तो मैंने आपको बताया था पैरा होता है मेजर। पैरा मेजर क्यों होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि पैरा में क्या होती है? सिमेट्री। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने है ना, आमने सामने होने की वजह से क्या होता है? उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चांस ज्यादा मिलता है Cl को अटैक करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसलिए पैरा वाला क्या मिलेगा? मेजर, ये मिलेगा माइनर। समझा? समझा क्या? तो अब ऐसा ये एक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने लिया फिनॉल, मैं इसको क्लोरीनेशन बोल सकता हूं या हैलोजिनेशन भी बोल सकता हूं। मतलब H जा रहा है और Cl आ रहा है। इसका ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। किसका? हैलोजिनेशन का एग्जाम्पल 1, हैलोजिनेशन का एग्जाम्पल 2। अब ब्रोमीन लेंगे अपन, Br2। क्या लेंगे? Br2, ब्रोमीन लिया है। चलो रिएक्शन किया, ब्रोमीन किधर जाएगा? ऑर्थो पर, और ये बन गया पैरा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। दूसरी पॉसिबिलिटी पैरा ब्रोमोफिनॉल प्लस HBr। अब नए लोग कंफ्यूज होंगे, इधर तो एक रिंग है, इधर दो कैसे आ गए? एक्चुअली ये 1 मोल है। क्या ये फिनॉल 1 मोल है। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत ज्यादा है। इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से ज्यादातर बनेंगे ये और कम बनेंगे ये। समझा आपको? तो ये रहेगा मेजर पैरा ब्रोमोफिनॉल और ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन एक्सेस में ले लिया, उसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, आपने लिया ब्रोमीन वाटर। क्या लिया आपने? ब्रोमीन वाटर जो रहता है ना, वाटर के साथ 3:1 के रेशो में आता है। 3:1 के रेशो में मतलब कैसा? ऐसा। आपने लिया फिनॉल, ब्रोमीन लेंगे 3Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। 3 2 6 Br है अपने पास, और अपने को पता है निगेटिव चार्ज कहां कहां पर आता है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। देखा ना अभी आपने? नए लोगों को भी याद हो गया होगा ना।
तो जहां जहां निगेटिव चार्ज आता है वहां के हाइड्रोजन रिप्लेस करके Br आ सकता है, क्योंकि एक्सेस में Br है, अपने पास ज्यादा Br है, तो तीनों पोजीशन पे Br आ जाएंगे और वहां से तीनों के H चले जाएंगे। तो ये देखो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, प्लस 6 में से 3 बचे, 3 हाइड्रोजन और 3 Br क्या बन जाएंगे? 3HBr। यहां से जो 3 हाइड्रोजन निकले और बचे हुए 3 Br, 3HBr। 1 2 3 4 5 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला भाई साहब अपने को सिर्फ पैरा वाला चाहिए, तो ये भी हो सकता है, ओनली पैरा ब्रोमो बना सकते हैं अपन, उसके लिए ऑर्थो को लॉक करना पड़ेगा। अब ऑर्थो को लॉक कैसे करते हैं? तो फिर से पुराने कंसेप्ट की तरफ आइए वापस। जब रेजोनेंस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे नेगेटिव चार्ज बनता है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। इसमें भी पैरा की पॉसिबिलिटी ज्यादा है 80%, और ऑर्थो मिलता है 20%। तो ऑर्थो पहले से वीक है 20%, उसको और वीक करने का तो साइंटिस्ट करते हैं इसके लिए जुगाड़। क्या करते वो जुगाड़ करते हैं बाय यूजिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग, या दूसरा उसका नाम है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग या प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करके हम उसको लॉक कर सकते हैं ऑर्थो को। कैसे? देखो, पहले हम लेंगे फिनॉल, एकदम सिंपल। ब्रोमिनेशन करने से पहले एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हम लेकर आएंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या लेकर आएंगे हम? एसिटिल क्लोराइड। ऑप्शन में आपके पास एसिटिक अनहाइड्राइड भी है, CH3CO CH3। इसका नाम एसिटिक अनहाइड्राइड है, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। अभी सिर्फ याद कर लो, धीरे धीरे हो जाएगी आपको प्रैक्टिस। ये लाने से क्या होने वाला है? ये लाने से एसिटाइलेशन होगा। क्या होगा? मतलब यहां से H जाएगा और ये एसिटिल ग्रुप आएगा, इसका नाम एसिटिल ग्रुप है। तो यहां से ये H और ये Cl क्या बन जाएगा? तो यहां छोटा सा लिख दूं, -HCl गया, COCH3O को आकर लग गया, OCOCH3, ये आकर लग गया H की पोजीशन पे। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि पहले यहां एसिटिल ग्रुप नहीं था, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो रेजोनेंस के लिए रिंग के पास जाते थे, जो मैंने पहले बताया आपको। अरे रिंग के पास आ रहे थे ना वो रेजोनेंस के लिए, अरे दे रहा था ना वो नीचे इलेक्ट्रॉन, तो 100% इलेक्ट्रॉन नीचे दे रहा था वो। तब भी ऑर्थो पर प्रोडक्ट क्या बन रहा था? 20%, और पैरा पर 80%। लेकिन जैसे ही अब यहां से H हटकर ये ग्रुप आ जाएगा, तो ये लोन पेयर को रेजोनेंस के लिए अब इधर भी जाना है और इधर भी जाना है, क्योंकि इधर भी रेजोनेंस होगा ना। जैसे इधर आया तो रेजोनेंस इधर भागेगा, और इधर गया तो रेजोनेंस इधर भागेगा। अरे समझा क्या? क्योंकि ये लोन पेयर को इधर भी डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पर, और ऊपर भी डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पर। तो जहां जहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उधर भी जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो गया ना। बेचारा पहले शादी से पहले माँ के पास बैठा रहता था, अरे बराबर है कि नहीं है? अब शादी हो गई तो माँ का भी हक अदा करना है, और क्या हो नॉलेज है आप लोगों का बीवी का भी हक अदा करना है। ये बहुत बड़ा इशू है ना, बिग इशू। जब एक इंसान की शादी हो जाती है, जो जनरल प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप मेरा नहीं है ना तो आप बोलेंगे ठीक है हाँ, जब शादी हो जाती है तो माँ को शिकायत रहती, बेटा पूछ नहीं रहा है, जब से बहू आई है जोरू का गुलाम बन गया है। बीवी बोलती है इन्हों तो माँ का पल्लू इनसे हटता ही नहीं है, माँ के पीछे पीछे रहते हैं, है ना।
बीवी को पूछते नहीं है, दोनों की शिकायत रहती है। और एक इंसान जो रहता परेशान हो जाता है, मैं तो दोनों के हक अदा कर रहा हूँ, लेकिन तो ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कुछ रहते इल्ला माशाल्लाह, कुछ माएँ रहती जो समझ जाती कि अरे हाँ उसका भी हक है, कुछ इल्ला माशाल्लाह वाइफ भी रहते समझ जाते माँ का भी हक है, देना चाहिए, है ना। तो ये दीनदारी जिसमें रहती है वो चीज़ें आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन अक्सर 90% जगह बड़ा प्रॉब्लम रहता है। बीवी का कॉल आया और वो गया तो बोलते हाँ जाओ जाओ, और माँ का कॉल आया तो बोलते हाँ अब अपना क्या है, अपनी तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे बराबर है कि नहीं है। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये भी बेचारा अपना ऑक्सीजन का लोन पर फंस गया वैसे ही। अब इधर जाना है 50%, ऊपर भी जाना है 50%। पहले नीचे 100% था तब भी, और पैरा पर 80% और ऑर्थो पर रिएक्शन क्या थी 20%। रब बता रहा हूं मैं आपको। अब 100 में से हो गया 50, तो अब ऑर्थो को तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। मतलब ऑर्थो का जो साइट है वो रिएक्शन के लिए बहुत डीएक्टिवेट हो गया, नहीं के बराबर रिएक्शन, तो इसलिए ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन नहीं होगा। ऑर्थो पोजीशन लॉक हो चुकी है और उसको आगे लॉक किसने किया है, इस ग्रुप ने, इसलिए इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मतलब ऑर्थो पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है वो, वहां रिएक्शन होने नहीं दे रहा है, समझा आपको। इसलिए अब रिएक्शन ओनली कहां पर होने वाली है, पैरा। अब आपने सेम ब्रोमिनेशन के लिए Br2 लाया, रिएक्शन किया Fe के प्रेजेंस में, या जो भी लेंगे आप, रिएक्शन होंगी ऐसे एज इट इज। ये यहां पर पैरा पर आ जाएगा कौन, Br, बचा हुआ Br, और यहाँ का H माइनस HBr चला गया। अब हो गए पैरा ब्रोमो रिएक्शन हो गया। अब आप बोलेंगे ठीक है पैरा पर रिएक्शन तो हो गया, लेकिन फिनॉल नहीं है, नहीं है। आपको पता है इसका नाम क्या है, बेंजीन पर जब ये पूरा ग्रुप आता है एसिटिल और ऑक्सीजन, किसी को याद है क्या, एसिटोफिनोन, याद है क्या, इसका नाम एसिटोफिनोन है, याद रखो, रिंग पर CH3COO, एसिटोफिनोन। लेकिन ये तो पैरा ब्रोमो एसिटोफिनोन बन गया, अपने को फिनॉल चाहिए था। तो बहुत इजी है, इसमें डाल दो वापस से HCl, आप HCl डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl आकर Cl इसको लेकर चला जाता है, फिर से बन जाता है एसिटिल क्लोराइड, जो अपन ने रिएजेंट यूज किया ना शुरू में, वापस से बन गया। ये H यहां पर वापस आ जाएगा और बन जाएगा फिनॉल, पैरा ब्रोमो फिनॉल। क्या बन गया, पैरा ब्रोमो फिनॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। अरे गिर गए, उठाओ उनको। रिएक्शन ज्यादा है तो चक्कर नहीं आने का, रिएक्शन ज्यादा है लेकिन सब सिमिलर सिमिलर है, एक जैसे। जैसा अभी नेक्स्ट वाला रिएक्शन बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो, वो भी सिमिलर है। कौन है वो, हाँ चलो, रिएक्शन नंबर 4। ये नहीं, पहले हेलोजिनेशन में थे पूरे ये, अभी सेकंड वाला नाइट्रेशन। कौन सा रिएक्शन, नाइट्रेशन। जरा ध्यान से देखो, जैसा ब्रोमिनेशन हुआ ना वैसे नाइट्रेशन। कैसे, आपने लिया क्या, नंबर 1 रिएक्शन फिनॉल, क्या लिया, फिनॉल, इसमें आपने डाला नाइट्रिक एसिड, बोलो क्या डाला इसमें, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, हिट किया लेकिन डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट मतलब कम है, पानी ज्यादा है इसमें, डाइल्यूट है नाइट्रिक एसिड। मैं नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूं, HONO2 लिख सकते, अरे लिख सकते क्या, OH की निगेटिविटी ज्यादा है तो ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। जैसा पिछले उसमें अपन ने Br और Cl को इलेक्ट्रोफाइल बनाया था ना, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां पर होता है, ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो पे से H जाएगा, NO2 आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 पैरा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 पैरा, H जाएगा, NO2 आएगा। अरे समझा क्या, 10 मिनट खत्म हो जाएगा, चलिए। अरे समझा क्या, हाँ, और ये रिमेनिंग पार्ट OH और यहां से H क्या बनाएगा,
H2O, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये कौन है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। मेजर कौन सा रहेगा? एक पॉइंट था आपको 11th के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक में कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रो का कम होता है। एक कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी है, और इसको बोलते हैं स्टीम वोलाटाइल। ऑर्थो नाइट्रो को क्या बोलते हैं? मतलब ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो दोनों साथ में रखे हुए, तो ऑर्थो नाइट्रो उड़ जाता है जल्दी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। रीजन क्या है मालूम आपको? इधर देखो, मैं बना रहा हूं ऑर्थो नाइट्रो को। ये स्ट्रक्चर है इसका। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH के बहुत करीब है NO2 ग्रुप, तो इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसका निगेटिव ऑक्सीजन क्या बनाते हैं आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है ना, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं पता है आपको? इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? जब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो नेबरिंग मॉलिक्यूल से बनाएगा क्या? नेबरिंग मॉलिक्यूल से वंडरवॉल इंटरेक्शन रहेगा उसका वीक, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, जिस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सेपरेटेड हैं। आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। पैरा का ज्यादा क्यों है? ध्यान से देखो, पैरा का ज्यादा क्यों है? ये पैरा नाइट्रो OH, और ये कौन है? NO2 OH, और इधर कौन आएगा? NO2। ये निगेटिव ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीसरे से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चौथे से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते जाएंगे। समझा आपको? तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली उनको सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। समझा क्या? इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है। अब सेम अपन ने ब्रोमिनेशन के लिए एक्सेस में लिया था ना Br2। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपको आता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिनॉल लिया और यहां पर लिखा हुआ आएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, या लिखा हुआ आता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या लिखा हुआ आता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वो देता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ये 1:3 के रेशियो में रहता है। कितना होता है? ये नाइट्रिक एसिड 3 लेने का, 3, उसको हम ऐसे लिखेंगे HONO2 1:3 लिखा हुआ आएगा ऐसे, आपने पहचानना ऐसे। पप्पू इधर देखो, नाइट्रिक एसिड कितने NO2 है यहां पर? अरे NO2 अरे 3 है ना। अरे एक नाइट्रिक एसिड में एक NO2 रहता ना, 3 में कितने? और OH कितने? 3 OH और यहां से 3 H, क्या बनाएंगे? 3H2O, और ये फिनॉल के तीनों पोजीशन पर आ जाएंगे 3 NO2 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 NO2। क्या बोलते हैं इसको? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये एक एक्सप्लोजिव है, धमाका होता है इससे, धमाका, एक्सप्लोजिव। जितने भी नाइट्रोबेंजीन वाले कंपाउंड है ना, एक्सप्लोजिव में यूज होते हैं। अगर ये OH हटा के CH3 लगा दिया, OH हटा के
CH3 लगा दिया तो वो टूलिन बन जाता है, उसको बोलते हैं TNT बॉम्ब, ट्राइनाइट्रोटूलिन। जिलेटिन जो आता है मालूम है ना आपको, एक्सप्लोसिव है। तो ये येलो कलर का होता है, नाइट्रो कंपाउंड्स ऐसे येलो कलर होते हैं, ठीक है, येलो कलर एक्सप्लोसिव होते हैं। सेम रिएक्शन, अगर उसने बोला हमको सिर्फ पैरा पे चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या करना पड़ेगा? अरे अभी देखा ना अभी ने, अरे ये वाला भूल गए क्या? सेम, पहले लेंगे फिनॉल, उसका क्या करेंगे? एसिटाइलेशन। क्या करेंगे? एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटोफिनॉल। जब एसिटोफिनॉल बन जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। फिर आप लेंगे यहां पर नाइट्रिक एसिड, यहां पर क्या लेंगे? नाइट्रिक एसिड लेंगे, पैरा पे रिएक्शन होगा, ओनली पैरा पे होगा, बाद में HCl डालेंगे, बन जाएगा। समझा क्या? अरे समझा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन हुआ है यहां पर। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या लिया हमने? जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। ये थोड़ा सा हटकर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक ही है लेकिन थोड़ा हटकर है। अरे गिरना नहीं, इधर देखो, हाँ थोड़ा हटकर है। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ये याद रखो आप। सो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब होता है कि टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यहां पर ऑर्थो पैरा एक साथ नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आपने लिया फिनॉल और सल्फोनेशन आपने किया लो टेम्परेचर पे, कैसे किया? ओके, सल्फोनेशन के लिए क्या लाना पड़ेगा? H2SO4, H2SO4 लो टेम्परेचर। ओके, H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HOSO3H, चलेगा क्या? अरे लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये ऑर्थो पे देगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन का होगा ऑर्थो पे। यहां से H और OH जाएगा, क्या बनाएगा? H2O, और सल्फोनिल ग्रुप यहां पर आ जाएगा, OH रिंग, SO3H प्लस H2O। समझा? अब यही रिएक्शन अगर आपने हाई टेम्परेचर पे किया, आपने लिया फिनॉल, आपने लिया HOSO3H 373 केल्विन, रिएक्शन कहां पर होगा? पैरा पे। यहां से H जाएगा OH के साथ, SO3H यहां पर आएगा, ये बन जाएगा यहां पर SO3H। अब पेरेंट नेम फिनॉल नहीं रहेगा क्योंकि लिस्ट में OH के ऊपर आता है ना SO3H, अब वो पेरेंट है, यानी इसका पेरेंट नेम फिनॉल नहीं रहेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड रहेगा। क्या नाम रहेगा इसका? और ये 2 नंबर पे चला गया ना, तो अब इसको आप फिनॉल ने, अब इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये वाला पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल थे, टाइप 1 टाइप 2 हमने देख लिया यहां पर। अब फिनॉल के कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, थोड़े हटकर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हटकर थोड़ा सा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही मैकेनिज्म होगा, लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप रिएक्शन है, इसको अपन कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो यहां पर स्टॉप करते हैं।